नमस्कार, मैं मिथिलेश शाहपुरा जयपुर बाई प्रोफेशनली स्कूल प्रिंसिपल राजस्थान गवर्नमेंट। कोरोना काल में जब हम सभी लॉकडाउन हैं, घर के अंदर ही हैं, सभी स्कूल संस्थाएं बंद हैं, तो इस आपदा में अवसर तलाशने का प्रयास किया है और सोचा है कि जो मेरा प्रिय विषय है उसके कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन किया जाए। जब तक समय है तब तक मैं ऑनलाइन आकर के कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन करूं। जो विद्यार्थी या जो मेरे साथी लोग हैं वो भूगोल विषय को लेके ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे, चाहे वो जनरल नॉलेज में है, चाहे भूगोल विषय के कोई भी टॉपिक्स को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये डिस्कशन उनके काम आएगा। कुछ टॉपिक्स को लेकर के रेगुलर मैं कोशिश करूंगा कि कुछ टॉपिक्स को लेकर के कंटिन्यू आपके साथ जुड़ूं। आज इस टॉपिक पे डिस्कशन करने का जो मैंने सोचा है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। बेसिकली जो इस टॉपिक को मैंने जो कंडक्ट किया है वो बुक मैंने ली है सविंदर सिंह, जो निर्विवाद रूप से सबसे बेहतरीन किताब भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात चलती है तो आखिर हमें पहला क्वेश्चन यह आता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानना क्यों चाहिए, क्यों हमें ऐसा इंटरेस्ट है कि हम उसके बारे में जाने। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जानने की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि विज्ञान जो है वो 3 ही प्रश्नों पर टिकी होती है। क्यों कोई भी भौगोलिक घटना घटती है तो कहाँ घटी है, कब घटी है और क्यों घटी है। उसी प्रकार से ये जो ज्योग्राफी का जो मैंने टॉपिक लिया है इंटीरियर ऑफ अर्थ, आखिर क्या जरूरत है कि हम इसे पढ़ें क्यों। तो मेरा ये मानना है कि जितने भी भौगोलिक घटनाएं घटित होती हैं, भूकंप या ज्वालामुखी संबंधी हैं या किसी भी प्रकार की अर्थ पे, तो उन सब के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन होता है। जितने भी प्राकृतिक या नेचुरल फिनोमिना है, जितने भी प्रकार प्राकृतिक घटनाएं, उन सब के पीछे एक ना एक साइंटिफिक वजह जरूर है। तो का आंसर में सभी का है कि साइंटिफिक। तो हमें वही जानना है कि वो साइंटिफिक रीजन है क्या। जैसे कहीं भूकंप आया तो हमने ये मान लिया कि वो तो दैवीय शक्ति है, प्राकृतिक शक्ति है। इंटीरियर ऑफ अर्थ या कोई भी घटना घटित हुई है तो उसकी वजह क्या है। अब यहाँ मेजरली बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन हम आज डिस्कशन सिर्फ लिमिटेड करेंगे तो इंटीरियर ऑफ अर्थ पे करेंगे। अब सोर्सेस, हम इसको हिंदी में लिखते हैं जानकारी के साधन या जानकारी के स्रोत, जिनसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें पता लगा। पहली चीज तो ये है कि एनसीईआरटी क्लास जो 11th की जो बुक है उसमें बताया गया है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे संसाधनों ये सोर्सेस को बांटा गया है, और सविंदर सिंह की किताब में बांटा गया है अप्राकृतिक यानी आर्टिफिशियल और प्राकृतिक। तो पहले हम आर्टिफिशियल सोर्सेज को ले लें। ये बहुत अच्छा डिवाइडेशन किया गया है, अप्राकृतिक स्रोत और प्राकृतिक स्रोत। तो इनको इंग्लिश में बोल देंगे हम आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि ये सारे मनुष्य की खोज है, ऐसा हो सकता है, और ये नेचुरल है। इनका स्टडी भी मनुष्य ने किया, लेकिन ये नेचुरल है, ये अब स्वतः गठित है। आर्टिफिशियल में मेजरली लिए जाते हैं 3 चीजें, जिनको हम अभी डाल लेते हैं, और इसमें सबसे मेन है डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर। प्राकृतिक स्रोतों में जो है वो 2 चीजें मेजरली है, आपके ज्वालामुखी संबंधी घटनाएं जिन्हें वोल्केनिक एक्टिविटीज कहेंगे, और भूकंप संबंधी घटनाएं, और कुछ उल्का पिंड जो बाहर से धरती पे आते हैं, उनके माध्यम से भी कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त होती है, उल्का पिंड के माध्यम से। हम 1 बाय 1 एक लेकिन ये किस टॉपिक पे ध्यान रखिएगा, हम सारा टॉपिक चल रहा है इंटीरियर, और उसी के संदर्भ में ले रहे हैं इंटीरियर, और यानी कि पृथ्वी के अंदर जाने पर डेंसिटी में क्या चेंजेस आएंगे, प्रेशर क्या में क्या चेंज आएगा, तापमान में क्या चेंज आएगा। ये आर्टिफिशियल है, इनके बारे में जानने, वैज्ञानिक तरीके से जाना जाए तो कुछ गहराई तक ये चीजें पता लगती हैं। और क्या ऐसे सोर्सेज हैं, जो क्या ऐसे तत्व हैं, क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर इन तीनों में चेंजेस लाते रहते हैं। और इसी प्रकार जो ज्वालामुखी भूकंप हैं, ज्वालामुखी से कहाँ से कितनी गहराई से लावा निकलता है, वहां तक की चट्टानों के बारे में पता लगता है। और ये जो सबसे ब्राइट सोर्स है, सबसे इंटेलिजेंट सोर्स इन 3 पॉइंट्स के ऊपर, और ज्वालामुखी और उल्का पिंड, भूकंप पे हम डिस्कशन नेक्स्ट लेसन में करेंगे साथ में बैठ करके। चलिए तो आइए शुरू करें। आंतरिक संरचना, और इसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं स्रोतों में
डेंसिटी, घनत्व, डेंसिटी, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि डेंसिटी क्या चीज है। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि डेंसिटी आखिर है क्या चीज। डेंसिटी बोलते हैं कोई भी तत्व है जिसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, इनकी जो कंपाउंडिंग है वो कितनी पास पास है, इनकी इनकी जो आपस की दूरी है वो कितने पास पास है, कितनी दूर दूर है, इस पर डिपेंड करती है। जितना ये पास पास होंगे इनके पार्टिकल्स, इनकी बॉन्डिंग जितने पास पास होगी उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो सीधी सी बात है, पार्टिकल डिस्टेंस के ऊपर डेंसिटी डिपेंड करती है। अर्थ की जो बात करें, अर्थ पूरी पृथ्वी की बात करें, और डेंसिटी हमेशा पानी की तुलना करके, पानी को जीरो मान करके, पानी की डेंसिटी को, वाटर की डेंसिटी को जीरो मान करके उसके साथ तुलना करते हुए निकाली जाती है। पृथ्वी का जो डेंसिटी पॉइंट है वो अभी लेटेस्ट जो डाटा है 5 पॉइंट, नोट कर लीजिएगा, 5.517 GCM ग्राम क्यूबिक मीटर है। अब इसमें न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत था उसके आधार पे जो सबसे पहले विद्वान थे, कैवेंडिश नामक विद्वान ने इसकी गणना की थी। कैवेंडिश ने सबसे पहले गणना की इसकी 1798, और उन्होंने इसका जो पृथ्वी का घनत्व बताया था वो बिल्कुल लगभग एक्यूरेट बताया था, 5.48 के आसपास। और इसके बाद में जो दूसरे विद्वान थे वो थे पॉइंटिंग नामक विद्वान थे, रिकी पॉइंटिंग नहीं, पॉइंटिंग नामक विद्वान थे। इन्होंने भी लगभग 90 साल बाद 1878 सॉरी 80 साल के बाद 78 5.49 इसका निकाला था। वैल्यू इसकी जीसीएम, इसकी जो यूनिट है जीसीएम रहेगी -3, ये भी जीसीएम -3। और अभी सैटेलाइट से 1950 के बाद नई नई रिसर्च हुई, सैटेलाइट के आधार पर इसका 5.517 निकाला गया। अब बात करें कि अगर पूरी पृथ्वी का जो डेंसिटी है 5.5 है, तो पूरी पृथ्वी की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पूरी पृथ्वी की, तो ये जो ऊपरी परतें हैं, ये जो ऊपरी परतें हैं क्रस्ट वाली, इनका घनत्व प्राप्त होता है 2.5, 3, कहीं किताबों में 3.5, यानी 100 किलोमीटर की गहराई तक। तो क्या फिर ये जो अंदर का एरिया है जिसे हम कोर या करोड़ कहते हैं, उसकी डेंसिटी तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो एवरेज 5.5 आएगा, तभी तो एवरेज इतना आ पाएगा। इसका मतलब इसका एवरेज, इसकी डेंसिटी, इस एरिया की, इस पार्ट की, पृथ्वी के इंटरनल पार्ट की, इस एयर पार्ट की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और ये जो ऊपर की चट्टाने हैं ये मेजरली है वाली है, जिन्हें हम सेडिमेंट रॉक्स भी बोलते हैं। तो इनकी डेंसिटी कम मिलती है, और इंटरनल जैसे जैसे अंदर जाते हैं इग्नेस रॉक्स का जो है वो प्रभाव ज्यादा है। तो ये तो हुई डेंसिटी के बाद। अब अगले पॉइंट चलते हैं दबाव पर, प्रेशर पे। दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, इसलिए दोनों को ध्यान से देखेंगे। अब बात करते हैं दबाव। दूसरा पॉइंट आता है दबाव। दबाव मतलब प्रेशर किस पे, जितनी गहराई में हम उतरेंगे उतना ही चट्टानों का दबाव बनेगा। तो ये जो लेयर्स हैं चट्टानों, निश्चित रूप से नीचे वाली रॉक्स पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से डेंसिटी बढ़ती जाएगी और दबाव बढ़ता जाएगा। सीधा सीधा लॉजिक बनता है। लेकिन तो इसका मतलब इतना, इसमें क्वेश्चन मार्क भी ये लग जाते हैं कि क्या ये प्रेशर इतना ज्यादा क्रिएट हो जाता है कि अंदर की स्ट्रक्चर तो बिल्कुल कांस्टेंट होनी चाहिए, वो तो बिल्कुल हिल ही नहीं सकती। तो फिर ज्वालामुखी संबंधी घटनाएं क्यों घटित होती हैं, वो तो हिल ही नहीं सकती। तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है। और नई नई रिसर्च से ये पता लगा है कि प्रत्येक जो सेल्स होती हैं, बाउंड्रीज, उसकी जो भी एक बाउंड्री होती है, उसकी लिमिट होती है, उसके आगे वो प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाती है। तो चलिए बात करते हैं प्रेशर, मतलब जो डेंसिटी की जो हमने इससे पहले बात की है, डेंसिटी, तो उसमें ये पता लगाया कि इंटरनल जो पृथ्वी है, अंदर का जो कोर है, इसकी जो डेंसिटी है वो काफी हाई है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि या तो इतना प्रेशर क्रिएट है कि जो चारों तरफ से इतना प्रेशर क्रिएट हो चुका है कि इंटरनल जो पार्ट्स है उसकी डेंसिटी आई है। लेकिन मॉडर्न जो साइंस है उसके सेस्मिक वेव्स के आधार पे पता लगा कि हर रॉक्स की एक लिमिट है,
और उसके आगे वो प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकती। हर रॉक की अपनी एक लिमिट है और उसके आगे वो प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकती है। तो फिर इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण ये है कि ये कोर जो है वो श्यम धातु का बना हुआ, मेटेलिक हो सकता है, कुछ भारी चट्टानों का बना हुआ है, मेटेलिक कोर है, इसलिए इस यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है। मेटेलिक कोर है और इसमें भारी धातु है जिसे अपन निकल और फेरस Ni और Fe और निफे के नाम से जानते हैं। इसकी खुद की डेंसिटी इतनी हाई है, भारी धातु है जिनकी वजह से ये प्रेशर बना हुआ है और डेंसिटी हाई है। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट जो आर्टिफिशियल कोज है, टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं, अपन बात करते हैं तापमान। टेम्परेचर में अपन देखते हैं कि सामान्यतः 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस में चला जाता है प्रति 32 मीटर डेप्थ में जाने पर। यानी कि ये जो ग्राफ अपन देखेंगे इसको हम जियोथर्म्स ग्राफ्स के नाम से जानते हैं। जियोथर्म ग्राफ में क्या है कि जैसे हम एक एक्सिस पे तो हम दिखा देते हैं टेम्परेचर, जितनी गहराई में हम जाएंगे ये डेप्थ कर देते हैं अर्थ की, जितनी गहराई में बढ़ेंगे उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कंटिन्यू उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये जो ग्राफ बन रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है इसको बोलते हैं जियोथर्म्स ग्राफ्स। जियोथर्म्स ग्राफ्स। चलिए, अब तापमान के विश्लेषण के आधार पर वैज्ञानिकों ने देखा कि 100 मीटर पर 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से टेम्परेचर बढ़ रहा है। यानी कि हम 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं तो 100 मीटर पे ऑटोमेटिकली 3 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन क्रस्ट के तापमान में तो ठीक है, क्रस्ट के जो ऊपरी परत जो है, जो ऊपरी परत की जो बात कर रहे हैं, इस वाले स्ट्रक्चर की जो बात कर रहे हैं, वहां तक तो ठीक है कि ये असर करेगा। लेकिन इंटरनल जो प्रेशर और डेंसिटी है, क्या वहां भी लगातार टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा? जो रेडियस है वो 6378 किलोमीटर रेडियस, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। जो ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से इसकी है 6378 किलोमीटर। इतनी रेडियस तक तो कैसे ये पॉसिबल है कि इस स्पीड से टेम्परेचर बढ़ेगा? अगर हम इसको मीटर में भी लें तो 6378 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये मीटर में हो गया। और 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर बढ़ रहा है, तो 32 मीटर का भी अगर इसको भाग दें तो हम ये देखते हैं लगभग 2 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। और मेरे हिसाब से वैज्ञानिक के आधार पर यही पता लगा है कि ये पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगर इतना टेम्परेचर पॉसिबल हो जाए तो सभी चीजें गल चुकी होंगी, मेल्ट हो चुकी होंगी। इसी प्रकार से हम देखें कि ये हमने पृथ्वी रेडियस के आधार पर एक टुकड़ा निकाल लिया और इसके आधार पर हमने ये स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ये वाला क्रस्ट का देखते हैं, तो लगभग 1000 किलोमीटर की गहराई पे जाकर तो टेम्परेचर हो जाना चाहिए 1000 किलोमीटर पे जाके 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास दुर्बलता मंडल, और 40 किलोमीटर की गहराई पे 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए। तो 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम टेम्परेचर नहीं होता। ये इतना टेम्परेचर है कि 1000 डिग्री सेल्सियस, जो कि 40 किलोमीटर की डेप्थ में मिलेगा, 40 किलोमीटर की डेप्थ पे 1000 डिग्री सेल्सियस ये सभी प्रकार की चट्टानों को मेल्ट कर देगा। बेसाल्ट और पेरिडोटाइट तो इसकी इनिशियल मेल्टिंग शुरू हो जाएगी, बिल्कुल गलना शुरू हो जाएगा। और यही जो पॉइंट है 40 किलोमीटर की गहराई के आसपास, यही मैग्मा की उत्पत्ति का कारण बनता है। यहीं से ज्वालामुखी उद्भेदन के दौरान लावा बाहर आता है।
और अगर इसी इसी स्पीड से अगर हम कंटिन्यू चलें तो आप देखेंगे कि 2900 किलोमीटर की गहराई पर जहां से कोर शुरू होता है लगभग 25,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसी स्थिति में तो पृथ्वी की अधिकांश क्षेत्र पिघल जाएंगे 29 किलोमीटर पे अगर इस स्पीड चलेगा तो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। नीचे जाने पर जो प्रेशर और जो डेंसिटी है उसी के साथ साथ उसी की तरह तापमान में भी चेंजेस मिलते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं कि ये टेम्परेचर जो धरती के अंदर का है, तो इसमें भी सीधी सी बात है कि क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि आखिर टेम्परेचर उत्पन्न किस वजह से हो रहा है, हीट जनरेशन किस वजह से हो रही है, हीट जनरेशन क्यों हो रही है, ऊष्मा का जनन क्यों हो रहा है, ऊष्मा जनन पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं आखिर क्यों। तो चलिए इस बात को जानते हैं। मैं कैनवास को क्लियर करता हूं। तो अब टॉपिक लेंगे ऊष्मा का जनन। अगर पृथ्वी के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ इस क्षेत्र में कहीं भी ऊर्जा जनरेट हो रही है कि कहीं भी अगर ऊर्जा जनरेट हो रही है तो किस वजह से हो रही है, वो ऊर्जा किस कौन से मेथड से, वो जो ऊर्जा किस मेथड से ऊपर तक जाएगी या एक दूसरे पार्टिकल्स को टच करेगी। तो ऊष्मा के हम मुख्यतः 3 तरीके देखते हैं, 3 विधियां हमने सुनी है, संचालन, विकिरण, ये 3 मेथड्स हमने ऊष्मा की गति के लिए देखे हैं। और संवहन, ये ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसपोर्टेशन में काम आएंगी। उससे पहले हम बात कर ले जेनेसिस, उत्पत्ति के कारण क्या है। तो उत्पत्ति के जब वैज्ञानिक रिसर्च हुए तो उससे पता लगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं इस सब के पीछे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, कौन पहली बात तो कौन कौन से इसमें शामिल है। इसमें शामिल है आपके यूरेनियम, थोरियम और बताइए पोटेशियम। मुख्यतः 3 तत्व हैं पृथ्वी की इंटीरियर के हिसाब से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स माने जाते हैं और एनर्जी जनरेट करते हैं। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है इसमें जो चट्टाने हैं, मोस्टली 3 तरह की चट्टाने हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पेरिडोटाइट। मैं नाम भी लिख देता हूं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड पेरिडोटाइट। तो इन तीनों चट्टानों से जो क्रस्ट का निर्माण हुआ है उसमें ग्रेनाइट जो है वो सबसे एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं यही है। ग्रेनाइट में ही सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। इनमें जो ये यूरेनियम है वो 4 ppm पार्टिकल पर मिलियन और थोरियम सबसे ज्यादा होता है 13। तो जो ऑब्जेक्टिव मिशंस की तैयारी कर रहे हैं, और पोटेशियम भी 4 ppm, उनके लिए ये फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रेनाइट सबसे एक्टिव है, ग्रेनाइट में ही सबसे ज्यादा ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है, इनमें भी थोरियम का रोल सबसे ज्यादा है। इन दोनों का बराबर बराबर रोल है। तो इस प्रकार से ये ऊष्मा जनरेट करते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रांसफर, ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की विशेषता क्या है कि आपस में टकरा करके आपस में ही एनर्जी को जनरेट करते हैं। और वृहद स्तर पे ये न्यूक्लियर एनर्जी के भी सोर्स माने जाते हैं, और वही सबसे मेन ऊर्जा का सोर्स है, सबसे भीषण ऊर्जा, जो सबसे डेंजरस जो ऊर्जा न्यूक्लियर। हमने न्यूक्लियर बम का नाम तो सुना ही होगा, परमाणु बम का नाम, वो भी यूरेनियम और थोरियम, इन्हीं चीजों से मिलकर के, इन्हीं खनिजों के द्वारा, इन्हीं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के द्वारा मिलकर के बना होता है। अब इस ऊष्मा की उत्पत्ति तो हमने समझ ली कि किस प्रकार से हो रही है, तो लेकिन इस ऊष्मा की गति 3 प्रकार से हो सकती है। तो संचालन मेथड, जिसमें हम जानते हैं पार्टिकल टू दूसरे पार्टिकल, डायरेक्ट टच, पार्टिकल टू पार्टिकल, पार्टिकल टू पार्टिकल, पार्टिकल टू पार्टिकल ऊष्मा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। विकिरण, डिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं कि कोई भी रेडिएशन आई और डिफ्लेक्ट होकर के गई, इस प्रकार से।
तो मुझे नहीं लग रहा कि विकिरण तो यहाँ पॉसिबल है। और संवहन हम जानते हैं कि जो गर्म होके हल्के होकर के ऊपर जो एक्टिविटी होती है तरल पदार्थों में, वो संवहन क्रिया जो ऊष्मा की गति के लिए जिम्मेदार है। गर्म हुई चीज हल्की होती है, वो ऊपर उठती है, ये संवहन है। विकिरण तो मेरे हिसाब से पॉसिबल है नहीं कि ऐसा कोई भी ग्लासी मटेरियल इंटीरियर में है नहीं कि रिफ्लेक्ट हो एनर्जी। तो इस पे तो हम डिस्कशन करेंगे नहीं, इसको तो नजरअंदाज कर दिया जाएगा इंटीरियर ऑफ अर्थ के मामले में। संचालन, संचालन की अगर हम बात करें तो संचालन इतनी स्पीड है नहीं कि पृथ्वी के करोड़ों वर्षों से पहले पृथ्वी जब उत्पत्ति हुई है तो पार्टिकल टू पार्टिकल अगर एनर्जी ठंडी होने लगी, इतना गर्म तप्त पिंड का गोला था कि पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी बाहर आएगी, तो 10 मीटर जो मोटी सेल की परत है उसको ही ठंडा होने में 3 साल लग जाएंगे। फिर से नोट कीजिएगा, 10 मीटर, ओनली 10 मीटर बोल रहा हूँ, उसको नोट किलोमीटर, उसको ही ठंडा होने में 3 वर्ष का समय लग जाएगा। तो आप सोचिए कि 100 मीटर को ठंडा होने में कितना साल लग जाएंगे? 300 साल लग जाएंगे। इधर 2 जीरो बड़ा, सॉरी 10 मीटर हमने इसको 10 गुना पे लिया है, सॉरी 30 वर्ष लग जाएंगे। और 1 किलोमीटर को ठंडा होने में 300 वर्ष लग जाएंगे। सीधी सी बात है, इस स्पीड से अगर ठंडा होने लगेगा तो 1 किलोमीटर मोटी परत को ठंडा होने में 300 वर्ष लग जाएंगे। तो अभी तक तो अगर इस स्पीड से चलते तो केवल 400-500 मीटर ही पृथ्वी ठंडी हो पाती, क्योंकि बहुत समय ले चुकी होती। तो हमने देखा कि 1 किलोमीटर पृथ्वी की परत को ठंडा होने में 300 साल लग रहे हैं। सविंदर सिंह की जो बुक में कैलकुलेशन की गई है वो 100 मीटर के ऊपर 300 वर्ष बताए हैं, लेकिन हमारी जो कैलकुलेशन आ रही है वो 1 किलोमीटर पे 300 वर्ष जाएगी। लेकिन फिर भी ये पॉसिबल नहीं है कि संचालन मेथड से भी ऊष्मा का प्रभाव। आखिर तीसरे मेथड पे हम आ जाते हैं कि संवहन जो क्रिया है। अभी हमारा कैनवास लगभग भर चुका है, तो मैं इसको तो अंत में जो मेथड ऊष्मा के संचरण में, ऊष्मा का संचरण और कहाँ हो रहा है? इंटरनेट। मैं इसको क्लियर कर दूं, ये पृथ्वी के ऊपर नहीं हो रहा है, इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं। तीसरा मेथड बचता है इसमें संवहन का, और वही एकमात्र कारण है जिसमें ऊष्मा का संवहन पॉसिबल है। संवहन क्रियाएं जो ऊपर उड़ती परतों के साथ में हो रही है। तो तीसरा जो है संवहन क्रिया इसके लिए पॉसिबल है कि कोई भी एनर्जी का सोर्स तरल पदार्थों से, और अभी जो मॉडर्न साइंस है जिसमें प्लेट टेक्टोनिक्स वाली जो चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक जो नया सिद्धांत निकल के आया है जिसे हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम से जानते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, उसमें भी ये निकल के आया कि महासागर की जो नितल है, महासागरी जो तल है, उसकी जो सरफेस है वो ब्रेक डाउन होती है, और उससे जो संवहन क्रियाओं के द्वारा जो लावा वगैरह निकलता है वो लगातार निकलता है बाहर, और नई नई चट्टानें आपास में बनती जाती है। मिड ओशियन राइज बोलते हैं, मध्य महासागरीय कटक, उसके किनारे जब दरारी उद्भेदन होता है तो उसके सारे लावा लगातार बाहर निकलता है, और पुरानी चट्टानें दूर होती जाती है, और वो बाद में कहीं दूर जाके मेल्ट होती हैं, और वो जाके नीचे पिघलती है। और ये संवहन की जो दुर्बलता मंडल है एस्थेनोस्फीयर, 100 से 200 किलोमीटर तक का एस्थेनोस्फीयर। तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे थे, आज 3 मेजर पॉइंट्स थे, घनत्व, दबाव और तापमान, और तीनों आर्टिफिशियल सोर्सेज के बारे में बात की है। इसी प्रकार से जो नेचुरल सोर्सेज में हमने जो पॉइंट शुरू में लिखे थे, ज्वालामुखी पे हम डिस्कशन कर लेते हैं, उल्काओं पे डिस्कशन। उल्काएं बाहरी पृथ्वी के बाहरी ग्रहों से या कहीं से, जैसे एस्ट्रॉइड्स हो सकते हैं, मेट्रॉइड्स कहते हैं इनको, तो ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो ये जल करके राख हो जाती है। वायुमंडल हमारे लिए सुरक्षा का कवच प्रदान करता है।
तो इनकी भी वैज्ञानिक स्ट्रक्चर, जब केमिकल फॉर्मेशन में मिनरल्स मिलते हैं, इसमें निकल और फेरस ज्यादा मिलता है, तो उससे पता लगता है कि पृथ्वी का अंतरतम भी निकल और फेरस से मिला हुआ है। इसमें इतना ही डिस्कशन बहुत है। जो ज्वालामुखी की घटनाएं जो है, तो गोल्ता मंडल से लावा निकलता है, जो हम डिस्कशन में ला चुके हैं। पृथ्वी के अंदर में ऊष्मा कैसे जनरेट होती है, उसको कैसे वो फ्लो करती है, कैसे वो ट्रांसफॉर्म होती है, कैसे गति करती है, उनके बारे में अपन ने जाना है। चलिए, तो निश्चित रूप से आज का लेसन आपके लिए काफी मददगार होगा, और नेक्स्ट चैप्टर में हम सेस्मिक वेव्स की डिस्कशन करेंगे और इंटरनल पार्ट्स को एकदम क्लेरिफाई करने में हम कामयाब होंगे कि सेस्मिक वेव्स बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से काम करती हैं, और वो सिस्मोग्राफ पे जो अंकन होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ब्रीफली मैं दे दूं। पी तरंगे होती हैं, एस तरंगे होती हैं, एल तरंगे, इनके नाम मैं डिफाइन करूंगा कैसे, क्या इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं, वो कैसे कैसे काम करती हैं, और फिर ये सारी चीजें पता करेंगे। चलिए, आज के लिए काफी लंबा लेसन हो गया। थैंक यू वेरी मच।